हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जीडीएस से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर करने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि जीडीएस में कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, कितने परसेंटेज से आप जीडीएस में फॉर्म अप्लाई करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है जीडीएस की, जीडीएस में सैलरी कितनी मिलती है, जीडीएस में प्रमोशन कैसे होता है और जीडीएस में आपका हॉलीडे एंड लीव्स कितने मिलते हैं, यानी छुट्टियां कितनी मिलती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। इसमें आपको, यदि आप यह वीडियो पूरा देख लिए तो शायद ही आपको जीडीएस से कोई डाउट रह जाएगा और शायद ही आप कोई दूसरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको हम पूरी क्लियरिटी के साथ, फुल टू फुल नॉलेज के साथ आप लोगों को इसमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट आप लोगों को शायद सभी लोगों को पता ही होगी कि बीपीएम होता है, एबीपीएम होता है और डाक सेवक होता है ना। तो बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक हो गया। फ्रेंड्स, जो एबीपीएम होता है और डाक सेवक होता है, इसमें आपकी जो नौकरी लगती है वह रेलवे मेल सर्विस में भी लग सकती है, आरएमएस में भी लग सकती है। यानी जो एबीपीएम होते हैं और जो डाक सेवक होते हैं उनका जो कार्य होता है वह रेलवे में भी हो सकता है। ठीक है, और बीपीएम को बारे में हम आपको फुल डिटेल आगे देने वाले हैं। ठीक है, और कुछ वैकेंसियों में इस साल तो अभी किसी वैकेंसी में नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एमसी और एमडी क्या है। पिछली ईयर की वैकेंसी में इसका नोटिफिकेशन आया था कि एमसी और एमडी की भी वैकेंसी थी। तो एमसी का फुल फॉर्म होता है मेल कॉरियर्स और एमडी का फुल फॉर्म होता है मेल डिलीवरर्स। ठीक है, तो ये आपकी पोस्टें हो गई। कौन कौन से पोस्टें होती हैं आप लोगों को शायद क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ मच टू 10th परसेंटेज, यानी कितने परसेंटेज होने के बाद आप जीडीएस में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं, जैसा कि अब अभी तक हमने जो जीडीएस का कट ऑफ देखा है, कई स्टेटों का रिजल्ट भी आया है और उस रिजल्ट में हायर कट ऑफ भी देखा है और लोअर कट ऑफ भी देखा है। तो हायर लोअर के हिसाब से जनरल वालों का आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जनरल वालों का आजकल 90% से यदि कम है तो जीडीएस में फॉर्म ही अप्लाई ना करें, क्योंकि जीडीएस में जनरल वालों के यदि 90% से कम है तो उसमें सिलेक्शन होता ही नहीं है, बल्कि 95% से एबव में होता है। बट 90% से यदि एबव है आपका तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, शायद आपका लक साथ दे जाए। ठीक है, इसी तरह हम एससी की बात करते हैं तो एससी में यदि आपके 88% हैं, एससी में 88% या इससे एबव है, तभी आप जीडीएस में फॉर्म अप्लाई करें। इससे लेस देन 80 से यदि एबव है, 80 से यदि एबव है तो एससी वाले फॉर्म अप्लाई करें, अन्यथा अप्लाई ना करें। यदि 80% से नीचे है आपका एससी वालों का तो जीडीएस में फॉर्म अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, एसटी की हम बात करें तो एसटी में 85%, एसटी में भी मिनिमम परसेंट यदि 80% हैं, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम आपके यदि 80% हैं तभी आप जीडीएस में फॉर्म अप्लाई करें, नहीं तो आपका जीडीएस में फॉर्म अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 80% से नीचे आज तक अभी जीडीएस में सिलेक्शन हुआ ही नहीं। फ्रेंड्स, इस समय तो और ज़्यादा हायर कट ऑफ जाता है, क्योंकि इस समय तो ज़्यादा परसेंटेज वाले स्टूडेंटों की केवल वैल्यू दी जाती है। ठीक है, अब हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी 90% से 85% से एबव वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी तक 90% से एबव वालों का ही सिलेक्शन हुआ है। 90% से निम्न वालों का बहुत कम ही सिलेक्शन 88 तक गया है, बट 85% से एबव या 85% है तो वह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा हायर कट ऑफ नहीं जाता है, 80% या 85% सिलेक्शन होने लगता है। तो यदि आपके 75% भी हैं ईडब्ल्यूएस वाले तो वह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और है कि आप लोग को हम बता रहे हैं कि जीडीएस में कम परसेंटेज होते हुए भी सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, तो इसका केवल और केवल एक ही माध्यम है जीडीएस में सिलेक्शन लेने का, ईडब्ल्यूएस वालों को इसमें सिलेक्शन मिलता है। फ्रेंड्स, यह दोस्तों जिनका भी ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण जनरल वालों को मिलता है उनके लिए ईडब्ल्यूएस का फॉर्म अप्लाई होता है और उन्हीं का जो है सिलेक्शन होता है, यानी कम परसेंटेज में जनरल वालों को सिलेक्शन
EWS के माध्यम से होता है। यदि आपका 10% आरक्षण वाला है और वह 1 ईयर के लिए ही मान्य होता है और अप्रैल में इसका फॉर्म अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो अप्रैल से अप्रैल इसकी वैल्यू होती है। तो आप लोग यदि 10% वाला आरक्षण नहीं बनवाए हैं तो आप लोगों को EWS का प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो जनरल वालों के लिए तो ये हो गया यही। और मैक्सिमम की हम बात करें तो मैक्सिमम आपकी कितने परसेंटेज होते हैं किसी भी कैटेगरी के लिए, तो उसमें कोई वैल्यू नहीं होती, उसमें आपके परसेंटेज के हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा कि मेरिट बेस में किया जाता है। जिसका हायर कट ऑफ होता है उसका सबसे पहले सिलेक्शन किया जाता है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही जो GDS का सिलेक्शन किया जाता है। आप लोगों के सभी लोगों को पता ही होगा 10th के हायर कट ऑफ के परसेंटेज के माध्यम से इसमें सिलेक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो जॉब प्रोफाइल की हम बात करते हैं, इसमें ऑल ओवर इंडिया में 23 सर्कल होते हैं, यानी 23 स्टेटों में GDS की वैकेंसी निकलती है, केवल और केवल 23 स्टेटों में। इसके अलावा किसी और अदर जो स्टेट हैं हम आपको इसमें नाम तो नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बट इसमें जो 23 स्टेटों में ही जो GDS की वैकेंसियाँ निकलती हैं, इसमें कई स्टेटों में तो 2 साल के अंतरालों में वैकेंसियाँ निकलती हैं, जैसे कि अपने मध्य प्रदेश में हो गई, MP में 2 साल के अंतराल में GDS की वैकेंसी आती है, ठीक है। तो 23 सर्कल के अंदर हर एक सर्कल के अंदर रीजनल ऑफिस होता है और हर रीजनल ऑफिस के अंदर डिविजनल ऑफिस होता है और हर डिविजनल ऑफिस के अंदर सब डिविजनल ऑफिस होता है और हर सब डिविजनल ऑफिस के अंदर सब ऑफिस यानी SO होता है और हर सब ऑफिस के अंडर में ब्रांच ऑफिस होता है। इसकी हम आपको पूरी आप लोगों को इसमें दिखा रहे हैं, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि ऑल ओवर 23 सर्कल में प्रत्येक सर्कल में रीजनल ऑफिस और प्रत्येक रीजनल ऑफिस के, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको जॉब प्रोफाइल समझ में आएगी। सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो हर सर्कल के अंदर रीजनल ऑफिस होता है और हर रीजनल ऑफिस के अंदर एक डिविजनल ऑफिस होता है और हर डिविजनल ऑफिस के अंदर एक हेड ऑफिस या फिर सब डिविजनल ऑफिस होता है और हर सब डिविजनल ऑफिस के अंदर में एक सब ऑफिस यानी SO होता है और हर सब ऑफिस के अंदर एक ब्रांच ऑफिस होता है। और आप लोगों की जो ज्वाइनिंग होती है, BPM हो चाहे ABPM हो चाहे डाक सेवक हो, वह आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वह आपकी HO हेड ऑफिस में होती है या फिर सब ऑफिस में होती है या फिर ब्रांच ऑफिस में होती है। डायरेक्टली आपकी डिविजनल रीजनल ऑफिस में आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। जब आपका सिलेक्शन किया जाता है तो आपका जो ज्वाइनिंग होता है सब ऑफिस, हेड ऑफिस या ब्रांच ऑफिस में हो सकता है या फिर रेल मेल सर्विस में भी आपका ज्वाइनिंग डायरेक्ट हो सकती है। इसके अलावा आप लोगों की डायरेक्ट ज्वाइनिंग ना तो रीजनल ऑफिस में, ना ही डिविजनल ऑफिस में, ना ही सर्कल में आपका इसमें ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें पता हो गया होगा कि सबसे पहले जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो किस ब्रांच में आप लोगों का जो मतलब कहाँ पर आप लोगों को जॉब मिलती है और क्या वर्क करना पड़ता है, आगे हम आपको बताएंगे इसमें क्या वर्क करना पड़ता है। तो सब डिविजनल ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस में आप लोगों को इसमें ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड। अब हम फ्रेंड्स आपको इसमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दें। सर्कल मान लीजिए अपना मध्य प्रदेश सर्कल है, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टेट सर्कल की हम बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर एक रीजनल ऑफिस कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, संभाग हो सकता है ना, इसमें कोई वो नहीं रहता। तो रीजनल ऑफिस एक आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसी के अंडर में आपका डिविजनल ऑफिस हो गया, डिस्ट्रिक्ट में ही होता है और सब डिविजनल ऑफिस आपका डिस्ट्रिक्ट में होता है और तहसील में भी हो सकता है आपका सब डिविजनल ऑफिस और सब ऑफिस भी आपका तहसील या तहसील में होता है। सब ऑफिस आपका तहसील में होता है और हेड ऑफिस भी आपका तहसील में होता है। और जो ब्रांच ऑफिस होता है, ब्रांच ऑफिस एक शाखा का माध्यम का कार्य करता है, यानी पंचायत के हिसाब से आपका जो ब्रांच ऑफिस होता है, ठीक है। तो आप लोगों की इसमें बात क्लियर हो गई होगी कि आप लोगों का कहाँ पर ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, यानी BPM में क्या वर्क करना पड़ता है और BPM के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो BPM की हम बात करें ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो ब्रांच ऑफिस के टीम लीडर होता है, यानी ब्रांच ऑफिस का हेड होता है और इसमें मैनेजमेंट ऑफ पोस्टल फैसिलिटीज, यानी जितने भी इसमें पोस्टल फैसिलिटीज होती हैं उसको सभी को मैनेज केवल BPM करता है। और आप लोगों का जो आप मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, यानी जितने भी रिकॉर्ड आते हैं, मेल आते हैं, आपका कुछ भी आता है, जैसे आपको किसी के यहाँ किसी का कोरियर आता है, तो उन सभी को मैनेज जो है कहाँ पर पहुँचाना है, कहाँ से लाना है, यह सब जो है BPM के अंडर में होता है। वह सब BPM देखता है कि कहाँ पर कोरियर टाइम से पहुँचा, कहाँ का कोरियर आया और कहाँ पर किस डेट को आपको कोरियर को पहुँचाना है। यह BPM के अंडर में मेंटेनेंस ऑफ
रिकॉर्ड्स के अंडर में आता है। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अभी हाल ही में पेमेंट बैंक की सर्विस लॉन्च की गई थी और ये बीपीएम के अंडर में इसमें मैनेजमेंट होता है कि किस वर्कर को कितना सैलरी मिल रही है, उसमें सभी मैनेजमेंट आपको बीपीएम के अंडर में ही होता है। ठीक है, और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइमली मेल डिलीवरी, यानी टाइम से मेल पूरी ब्रांच ऑफिस की जो है केवल और केवल ब्रांच पोस्ट मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टाइम से मेल गया, किस वर्कर का क्या काम है और किसके यहाँ कब मेल जाना है, गया या नहीं, है ना। तो पूरी फुल टू फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बीपीएम का होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का। ऐसा नहीं होता कि ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है एबीपीएम का कार्य नहीं कर सकता और एबीपीएम जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर का कार्य नहीं कर सकता, है ना। एबीपीएम का नाम ही होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी असिस्टेंट का काम करेगा ब्रांच पोस्ट मास्टर का, है ना। तो कभी कभी ब्रांच पोस्ट मास्टर को एबीपीएम का भी कार्य करना पड़ता है और यदि बीपीएम नहीं होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर नहीं होता है, तो कभी कभी एबीपीएम को भी बीपीएम का वर्क करना पड़ जाता है। ठीक है, इसमें आप एबीपीएम की बात करें तो एबीपीएम का जो वर्क होता है फील्ड के हिसाब से होता है, यानी फील्ड में होता है। नाम से भी आप लोगों को समझ में आता होगा, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी बीपीएम के असिस्टेंट में इसको कार्य करना पड़ता है। इसमें फील्ड यानी क्षेत्र, इसमें क्राइटेरिया बट निर्धारित होता है कि आपको इस क्राइटेरिया में अपना जो है वर्क करना होगा। इसमें डिलीवरी ऑफ मेल ऑफ डूर स्टॉप, यानी इसको आपको मेल को जो है दूर स्टॉप तक डिलीवर करना होता है, यानी पहुँचाना होता है। और स्टाम्प्स एंड स्टेशनरी सेल, यानी इसमें जो पोस्ट ऑफिस में आप लोगों की सेल का सामान होता है, जैसे आपका स्टाम्प हो गया, स्टेशनरी हो गई और आपकी जो उसमें टिकट होती है, डाक टिकट होती है, वह सभी सेल जो करता है एबीपीएम करता है, यानी एबीपीएम के अंडर में रहता है। ठीक है, डाक सेवक भी आपकी हम बात करते हैं डाक सेवक की, तो डाक सेवक भी एबीपीएम की तरह ही होता है, बट इसमें डाक सेवक की जो है रेलवे मेल सर्विस में भी वर्क लग सकता है, यानी रेलवे मेल सर्विस में भी इसको वर्क करना पड़ सकता है, यानी इसमें कोई निर्धारित नहीं होता, बट डाक सेवक की समथिंग एबीपीएम के हिसाब से भी इसमें वर्क किया जाता है। ठीक है, तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एबीपीएम क्या है और एबीपीएम क्या है, बीपीएम क्या है और डाक सेवक में क्या क्या वर्क करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी में इसमें टीआरसी यानी टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, यानी टाइम के हिसाब से इसमें आपको सैलरी दी जाती है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे बीपीएम में 4 घंटे का आप लोगों का 4 आवर्स यदि आप वर्क करते हैं तो 12,000 रुपये, और 5 आवर्स आप लोग यदि वर्क करते हैं तो 14,500 रुपये दिए जाते हैं। और इसी तरह एबीपीएम में यदि आप 4 आवर्स वर्क करते हैं तो 10,000 रुपये और 5 आवर्स वर्क करते हैं 12,000 रुपये। इसमें डीए अलग से दिया जाता है। डीए देने के बाद आप लोगों की जो सैलरी होती है बीपीएम वालों की तो समथिंग 16,500 के समथिंग पहुंच जाती है प्रति मंथ, और एबीपीएम के जो है 14,000 के समथिंग जो सैलरी पहुंच जाती है। ठीक है, डीए प्लस जोड़ने के बाद, यानी डीए जो आपका है कम से कम 2,2500 के समथिंग मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमोशन, नॉट डायरेक्टली। प्रमोशन जो होता है वो डायरेक्टली नहीं हो जाता है, यानी प्रमोशन जो आपका है वह डायरेक्टली नहीं हो जाता है, ओनली फॉर डिपार्टमेंटल एग्जाम, यानी इसमें भी डिपार्टमेंट में ही एक सिंपल एग्जाम होता है। यदि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोगों का इसमें प्रमोशन होता है, और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप लोग उसी जिस स्टेज में हो गए उसी स्टेज में आप लोग रहते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होता है 3 साल या 5 साल होने के बाद ही होता है, यानी आप 3 साल या 5 साल आप लोग ज्वाइनिंग हुए हो गया तभी आप यह डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं दे सकते हैं। इसमें यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोगों के सामने मल्टीटास्किंग असिस्टेंट की पोस्ट रहती है, पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट रहती है, इंस्पेक्टर ऑफ पीएम यानी पोस्ट मास्टर की पोस्ट रहती है, या फिर सीनियर इंस्पेक्टर पोस्ट मास्टर की पोस्ट रहती है। यह पद आप लोगों को दिए जाते हैं और इस पद में कम से कम आपको 35,000 तक सैलरी प्रति मंथ मिलती है। इन सभी जो 4 पोस्ट हमने बताई 3 साल से 5 साल के बाद आप लोगों की जो सैलरी अबव होती है। और फ्रेंड्स आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा कि सैलरी बढ़ना ही प्रमोशन नहीं होता है। सैलरी तो आप लोगों की जीडीएस में प्रतिवर्ष बढ़ेगी, आप लोगों को सैलरी बढ़ना ही प्रमोशन नहीं माना जाता है। प्रमोशन माना जाता है कि आप जब उस स्टेज से ऊपर अब दूसरे स्टेप में यानी उच्च पोस्ट पर पहुंच जाते हैं तब आपका प्रमोशन किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग प्रमोशन सैलरी बढ़ना को मत मानिएगा, सैलरी तो आपको बढ़ेगी ही, 15,000 16,000 नहीं रहेगी, इससे आप अब बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो समथिंग आपको जो 3 साल के बाद जो सैलरी मिलेगी यदि आप उस पोस्ट पर ही रहते तो समथिंग 25,000 तक आपको मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आप लोगों की हॉलीडे की। तो हॉलीडे में आपका जो संडे है, हॉलीडे है, होली दिवाली जो भी है, इसमें तो गवर्नमेंट जो छुट्टियां रहती हैं वह तो मिलेंगी ही। इसके अलावा आपको जो है केवल और केवल 5 डेज इमरजेंसी लीव्स दी जाती है, यानी 5 दिन, साल भर में केवल और केवल
5 दिन इमरजेंसी लीव दी जाती है। इसके अलावा आप लोगों की कोई भी लीव नहीं दी जाती है। जो आप लोगों का ऑल गवर्नमेंट हॉलीडे, संडे हॉलीडे, दिवाली एक्सेट्रा हो गया, इसमें केवल आपको छुट्टियां दी जाती हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको केवल और केवल हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी मिरर पर मिलने वाले हैं। इससे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके सभी दोस्तों को मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।